हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम सर का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेरिक नंबर के बारे में। इससे पहले हम इस यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और साथ ही साथ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा स्टेरिक नंबर के ऊपर, जिसे हम एन से डिनोट करेंगे। अभी स्टेरिक नंबर होता क्या है, तो स्टेरिक नंबर का एक फॉर्मूला होगा, एन इक्वल होता है total number of valence shell electrons in central atom plus number of monovalent atom। फिर होगा प्लस माइनस चार्ज और अपॉन में 2। ये होता है स्टेरिक नंबर पता करने का फॉर्मूला। स्टेरिक नंबर क्यों निकालते हैं? ताकि हम उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को बता सके कि दिया हुआ मॉलिक्यूल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। उसके लिए हम क्या निकालते हैं? स्टेरिक नंबर, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से डिनोट कर रहे हैं। अगला है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम क्या होगा? पहली बात है, जैसे मैं बात करूं IF7 की, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है? तो सेंट्रल एटम हमेशा नंबर में 1 होगा। एक जो होगा वो क्या है? सेंट्रल एटम है। जैसे बात करें XeO2F2 की, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? जिनोन है। ये क्या है? एक सेंट्रल एटम है। फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन क्या होगी? सेंट्रल एटम। जैसे बात करें CO2 के बारे में, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है? एक सेंट्रल एटम। जो नंबर में 1 होगा वो क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। और जो सेंट्रल एटम होगा वो नंबर में हमेशा 1 ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। ये है सेंट्रल एटम। जैसे बात करते हैं किसके बारे में? ICl2 नेगेटिव में, तो इसमें भी सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन है। तो ये सब कौन है? सेंट्रल एटम है। तो हमें क्या करना है? सेंट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेने हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बोरोन फैमिली की, ये है P ब्लॉक, उसके साथ S ब्लॉक की इधर बात कर लेते हैं तो होगा क्या? ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो इसकी बात करें, इस पूरी फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जिसे मैं दिखा रही हूँ किससे? VS से, वो कितने होंगे? 1 होगा। इसमें अगर बात करें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे टोटल 2 होंगे। यहाँ से 3 होंगे। कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, ये जो क्या है हेलोजन फैमिली है उसमें 7, और यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ दूं तो बाकियों में क्या होंगे? 8 होंगे। इसमें कितने होते हैं? सिर्फ 2। लेकिन ये वाला जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा वही सभी का होगा। यानी अगर मैं बात करूं SN की,
तो इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। अगर हम सल्फर की बात करें तो इसमें भी 6 होंगे, और अगर Te की बात करेंगे तो इसमें भी कितने होंगे, 6 होंगे। यानी पूरी लाइन के क्या होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ये बात हो चुकी है किसके बारे में, वैलेंस शेल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब देखिए, अगर हमें पता चल जाए कि डाईवैलेंट एटम कौन से होते हैं और ट्राईवैलेंट एटम कौन से होते हैं, तो उसके अलावा जो भी होंगे सबको हमें क्या करना है, एज ए सराउंडिंग एटम लेना है। तो डाईवैलेंट में कौन है, स्पेशली ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसी होती है, डाईवैलेंट होती है। यानी अगर सराउंडिंग एटम की फॉर्म में कौन होगी, ऑक्सीजन होगी, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, ये लीजिए। और अगर ट्राईवैलेंट की बात करें तो ये है नाइट्रोजन। ये क्या करती है, 3 बॉन्ड बना सकती है, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन को भी काम में नहीं लेंगे। इसके अलावा जो भी क्या होंगे, एटम होंगे, सब कैसे होंगे, मोनोवैलेंट, उन्हें काउंट करके लिख देना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्लस माइनस चार्ज की। अगर क्या होगा किसी एटम के ऊपर, जैसे मैं कहूँ I3 पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले में माइनस को यूज करना है। अगर मैं ये कह दूं कि I3 नेगेटिव है, तो फॉर्मूले में हमें प्लस को क्या करना है, यूज करना है। इसका मतलब है अपोजिट चार्ज क्या करना है, यूज करना है फॉर्मूले से, और अपॉन में क्या जाएगा 2। ये क्या बताता है, स्टेरिक नंबर के बारे में बताएगा। ये हो गया फॉर्मूले के बारे में। अब बात करते हैं कि स्टेरिक नंबर अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सबसे कम 2 ही हो सकता है। कम से कम क्या बनाने के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 एटम की जरूरत होगी। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, S और P। हमें पहले S की तरफ चलना है, फिर P की तरफ, और फिर D की तरफ चलना है। ये हो गया। ये कौन सा है, Sp है। अगर यही स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है तो हम कहेंगे एक S होगा और 2 P होंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 होगा। अगर बात करते हैं 4th नंबर पे, तो इसका हो जाएगा sp3, यानी एक S और 3 P क्या बन जाएंगे, sp3, स्टेरिक नंबर 4। फिर बात करते हैं अगर स्टेरिक नंबर 5 आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, क्योंकि P खत्म हो चुके हैं। अब कौन सा जाएगा, D वाला। 6 बात करते हैं, क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, sp3d3। ये स्टेरिक नंबर आने पे क्या होंगे, इनके हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अब समझते हैं एग्जांपल्स को, किस तरीके से हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे, और उस स्टेरिक नंबर को देखकर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता करेंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। BH3 ये है एक मॉलिक्यूल, इसमें हमें स्टेरिक नंबर निकालना है, और स्टेरिक नंबर से क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि जो सेंट्रल एटम है उसमें जितने भी क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो देखने हैं। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन क्या है, एक सेंट्रल एटम है। और ये जो सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी बताया था 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे। अब हाइड्रोजन कैसा है, मोनोवैलेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा सब कैसे होते हैं, मोनोवैलेंट। कितने हैं नंबर में, 3 है। फिर है प्लस माइनस चार्ज, इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल कोई चार्ज नहीं है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 यानी 3। इसका स्टेरिक नंबर क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक S होगा और 2 P होंगे, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। यानी BH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। जैसे हम बात करते हैं CO2 के बारे में। CO2 मॉलिक्यूल में स्टेरिक फैक्टर निकालते हैं, यानी स्टेरिक नंबर निकालेंगे, N की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं, तो ये हो गया 4। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब हमें पता है ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट होती है, इसका मतलब है ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे एज ए सराउंडिंग एटम, ये कोई सराउंडिंग एटम नहीं होगा, यानी ये मोनोवैलेंट नहीं है तो सराउंडिंग भी नहीं होगा। प्लस माइनस चार्ज इस पूरे CO2 मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अपॉन में क्या जाएगा 2, यानी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, यानी CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, सॉरी sp होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक है BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। अब ये जो क्या है, बेरिलियम डाइक्लोराइड है, इसमें स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या, सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। सराउंडिंग कितने हैं, तो 2 हैं, तो ये लिख दिया 2। कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अपॉन में 2, यानी क्या आ जाएगा 4/2, यानी ये वैल्यू आ जाएगी क्या 2। इसका मतलब है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। इसका BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल हम बात करते हैं वाटर की। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखो वाटर जो है उसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो अब की बार ऑक्सीजन है। जरूरी नहीं है सेंट्रल एटम हमेशा पहले ही आए, बाद में भी आ सकता है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस 2 हाइड्रोजन हो गए, कोई चार्ज नहीं है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब है n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/2, यानी आ जाएगी 4। 4 का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp3 क्या होगा, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। अगला एग्जांपल क्या है फिफ्थ नंबर पे, तो XeF2 ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें n की वैल्यू निकालते हैं। n कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो जिनोन क्या है, सेंट्रल एटम, और इसके पास 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आ गया 8। मोनोवैलेंट कितने हैं, 2 है, कुछ चार्ज नहीं है, अपॉन में 2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/2। इसका मतलब है इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक S 3 P और एक क्या हो जाएगा D, यानी XeF2 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। अब लेते हैं किसको, I3 पॉजिटिव को, ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये है I3 पॉजिटिव। अब जरूरी नहीं है सिर्फ समझने की वे में, हाइपोथेटिकली हम लोगों ने इसको लीनियर बनाया है, जरूरी नहीं है ये लीनियर हो, ये बेंट शेप में भी हो सकता है। तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बेंट होगा कि लीनियर, ये ज्योमेट्री से पता चलेगा, ठीक है। तो आई के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब निकालते हैं इसका स्टेरिक नंबर, n इक्वल टू क्या होगा, तो आयोडीन जो है सेंट्रल एटम, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, सराउंडिंग कितने हैं, 2 है, +2। उसके बाद में चार्ज क्या है, +1 का चार्ज है। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि कोई नंबर नहीं है तो +1 ही होगा, तो क्या लिखेंगे -1, और अपॉन में क्या जाएगा 2, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 8/2, यानी 4 आएगी। 4 का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 7। अब बात करते हैं ICl2 नेगेटिव। इस मॉलिक्यूल में स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7 है। आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। सराउंडिंग कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पे माइनस क्या है, कुछ नंबर नहीं लिख रखा था, अंडरस्टूड है। यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2, यानी स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा यहाँ, 5। 5 का मतलब क्या होगा, sp3d क्या आ जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। NH4 पॉजिटिव अमोनियम सॉल्ट, इसकी बात करते हैं तो इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा। तो देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये है नाइट्रोजन, और इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ लिखेंगे 5। सराउंडिंग कितने हैं, तो हमें पता है ये 4 है। अब क्या है, ये +1 है, तो क्या कर देंगे, माइनस का 1, अपॉन में क्या आएगा, 2। इसका मतलब है वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी 8/2, यानी 4। स्टेरिक नंबर 4 आ चुका है। 4 का मतलब है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3 होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है I3 नेगेटिव। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं ये कैसा होगा। तो हाइपोथेटिकली, अभी तो मैं इसको लीनियर बना देती हूँ, ये है माइनस चार्ज, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो बीच वाली है, यानी सेंट्रल एटम में बीच में ही होगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 है। सराउंडिंग कितने हैं, 2 है। चार्ज क्या है, प्लस का 1 है, हमें पता है ये क्या है, -1 है, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन में 2। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2, यानी 5। और 5 का मतलब क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की 10 एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब की बार एग्जाम्पल लेते हैं SF6 का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। तो SF6 है, इसमें स्टेरिक नंबर निकालेंगे। तो N क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में कौन है, सल्फर है, तो 6 होंगे। ऑक्सीजन में जो होंगे वही सल्फर में होंगे, तो इसमें 6 क्या होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और 6 ही क्या है, सराउंडिंग है, अपॉन में 2, यानी क्या आ जाएगा, 12/2, यानी 6 वैल्यू आ जाएगी। 6 का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। एक S 3 P और 2 D हो जाएंगे, टोटल कितने हो चुके हैं, 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं IF7 का। IF7 में अगर हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे N की वैल्यू, N क्या है, तो ये है आयोडीन, सेंट्रल एटम 7, और यहाँ पे 7 ही क्या है, सराउंडेड है, अपॉन में क्या आ गया, 2। कितना आ चुका है, 14/2। क्या हो गया यहाँ पे, 7। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन एक S होगा, 3 P यानी 4 हो गए, और 3 क्या हो जाएंगे, D, यानी इस IF7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। ये था किसके बारे में, स्टेरिक फैक्टर के बारे में। स्टेरिक फैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, यानी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसमें टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर मोनोवैलेंट एटम देखेंगे एज ए सराउंडिंग एटम। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंसिडर नहीं करेंगे, प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे फॉर्मूले में, और माइनस होगा तो प्लस लगाएंगे, यानी चार्ज के, और अपॉन में 2 करके हम क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर से हम पता करेंगे कि उस मॉलिक्यूल में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। ये था किसके बारे में, स्टेरिक फैक्टर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को हमारे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।